Hello guys, welcome back to our YouTube channel of Career Makeup for Government Jobs. As we all know that हमारा जो सीरीज था करंट अफेयर का वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी हम नवंबर 1 और नवंबर 2 का करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को विजिट कीजिए। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो भी डेली जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपका भी सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब लो, तो आपके लिए कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट लाया है बहुत ही सुनहरी मौका, जिसमें आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। हम ये सब कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके सीट बुक करा सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास करंट अफेयर है नवंबर 3 का, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। देखो, जो नवंबर 3 है, जो भी हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसके बीच में जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है उन करंट अफेयर्स के बीच में, जो भी उस डे में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है, तो हम साइड वाइज उसको भी डिस्कस करते हैं। 3 नवंबर 1948 में हमारे पास जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फर्स्ट स्पीच दी। ये चीज़ याद रखें। और 1984 में 3 नवंबर, आपको पता है नवंबर 1984 में जो एंटी सिक्योर्स हुए थे उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। आज के दिन ऑलमोस्ट 3000 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है। 1988 में 3 नवंबर को एयरफोर्स ने कैप्चर किया था पैराशूट बटालियन ग्रुप इन आगरा। और 1688 3 नवंबर में राजा सवाई जय सिंह जी जो अजमेर के थे वो बॉर्न हुए थे। ठीक है। आपको तो उनका क्या हुआ था, हमारे पास जन्म हुआ था राजा जय सवाई सिंह जी का। ठीक है। हाँ, ये जो आज का करंट अफेयर है 3 नवंबर का, ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा करंट अफेयर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है 177 करोड़ का प्रोजेक्ट टू डेवलप मुथलापोजी पोर्ट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुथलापोजी पोर्ट जो है वो कहाँ पे है। जो मुथलापोजी पोर्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास केरल में। कहाँ पे है जी? केरल में, केरला में है हमारे पास। ठीक है जी, केरला में हमारे पास मुथलापोजी पोर्ट है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि हमारे पास जो मुथलापोजी एयरपोर्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कितना सम जो है वो सैंक्शन किया है। आपको ये पूछ सकते हैं कि मुथलापोजी पोर्ट किस स्टेट में है इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि मुथलापोजी जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, वो है हमारे पास केरल में। ठीक है जी। तो मुथलापोजी पोर्ट कहाँ पे है जी? हमारे पास केरल में है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ जी। जो ब्राज़ील बिकम द सेकंड ब्रिक्स कंट्री टू नॉट जॉइन द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आफ्टर इंडिया। देखो, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना का एक इनिशिएटिव है। ब्राज़ील जो है वो उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। आप इस करंट अफेयर को डिस्कस करने के पीछे रीज़न मेरा क्या है, इसमें एक वर्ड आता है आपके लिए ब्रिक्स कंट्रीज के आते हैं। ठीक है। वर्ड ब्रिक्स कहाँ से, वर्ड ब्रिक्स का मतलब क्या है, तो हम वर्ड ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ड ब्रिक्स है क्या। ठीक है। वर्ड ब्रिक्स क्या है, ये जो हमारे पास करंट अफेयर में है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आता है ब्रिक्स। ठीक है जी, क्या आता है हमारे पास? ब्रिक्स। ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब हुई थी? ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास 16 जून 2009। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी फॉर्मेशन, जो डे ऑफ फॉर्मेशन है, जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है हमारे पास।
जितनी भी हमारे पास कंट्रीज हैं, मेंबर्स कंट्री हैं, वो क्या करती हैं, वो करती हैं हाईलाइट्स द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो जो भी इसमें मेंबर होते हैं ना, जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरी कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताते हैं कि भाई आप इस हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ब्रिक्स का यही होता है हमारे पास, एम यही होता है। अब ब्रिक्स मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? तो ब्रिक्स के मेंबर जो थे वो कितने हैं? वो मेंबर हैं हमारे पास, कितने मेंबर हैं जी? एक तो हमारे पास हो गया बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। और हमारे पास जो रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ जॉइन हुई, जैसे ईरान हो गया, और क्या हो गया, और हमारे पास इजिप्ट हो गया, और हमारे पास इथोपिया हो गया, और यूनाइटेड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अगर आप देखो तो 5-6 आ गए हमारे पास, 6, 7, 8, 9। तो कितने मेंबर्स की ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है? 9 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। कब कब इसका फंडेशन कब हुआ था? 16th ऑफ जून 2009 में। और इसका जो अपना एम है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये उनको हाईलाइट करते हैं। गॉट इट गाइस? ब्रिक्स के बारे में पता चल गया आपको? आई होप आपको ब्रिक्स के बारे में पता चल गया होगा। और जो हमारे पास एक इनिशिएटिव था चाइना का, और जिसमें वो जो था अपना जो अपना रोड इनिशिएटिव था, रोड को काफ़ी हद तक वो क्या कर रहे थे, फैला रही थी, तो उसमें इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दिए थे ब्रिक्स कंट्रीज़ को कि भाई आप हमारे इस प्रोजेक्ट में आके इन्वेस्टमेंट करो, तो इंडिया ने भी इसमें इसको ज्वाइन करने से इनकार किया, और ब्राज़ील भी ऑलरेडी इनकार कर चुका है। ठीक है, बस ये बात थी हमारे पास। एक और है जो यूएस है, फ्रांस है और अर्मेनिया है। ये टॉप 3 डेस्टिनेशन है इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के। जो भी इंडियन अपना मिलिट्री का जो भी सामान है वो करवाता है, एक्सपोर्ट करता है, तो जो 3 जो मेन एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि आप कोई भी बाहर की कंट्री का जब आप सामान अपनी कंट्री में लाते हो तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब भी आप अपनी कंट्री का सामान बाहर की कंट्री को भेजते हो। तो यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया 3 ऐसी डेस्टिनेशन है, टॉप 3 डेस्टिनेशन है, जहाँ पे इंडिया अपने मिलिट्री इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा यूएस में करता है। ठीक है, आ जाइए आगे आ जाइए। अब देखो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कोलैबोरेट करने के लिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन कर सके इंडिया में। देखो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन 3 कंट्रीज़ ने अपना मतलब अनाउंस किया है अपना कोलैबोरेशंस इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेंथन हो सके, मजबूत हो सके। तो हमारे पास यूएसए है, जापान है और साउथ कोरिया है। दैट्स इट। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन अवार्डेड एन ए ग्रेड इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2014 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। देखो हमारे पास हमने पिछले 2 करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास शक्तिकांत दास जी हैं, उनको यूएस बेस्ड फाइनेंशियल मैगजीन्स ने टॉप सेंट्रल बैंकर ऑफ वर्ल्ड अनाउंस किया था। और शक्तिकांत दास जी हमारे पास 25th गवर्नर थे हमारे पास आरबीआई के। और ये 2018 से हमारे पास अभी तक सर्व कर रहे हैं एज अ गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ आरबीआई। ठीक है। तो अभी ए ग्रेड मिला है इनको। जो सेंट्रल बैंक कार्ड रिपोर्ट कार्ड जो भी पब्लिश होती है हर साल, उसको कौन करता है? वाशिंगटन डीसी से ग्लोबल फाइनेंस करके एक इंस्टीट्यूट है वो करता है। वहाँ पर जो समिट हो रही थी उन्होंने इसको अनाउंस किया। अब थोड़ा सा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देते हैं। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई
1 अप्रैल 1935 में 1935 में ऑपरेट करना स्टार्ट किया था। 1934 में इसकी फाउंडेशन हुई थी बाय द यंग यंग सॉरी नॉट यंग, एक कमीशन थी, उसके बेसिस पे इसका सेटअप हुआ था। उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। उसके बेसिस पे इसका जो था वो सेटअप हुआ था, किसका, आरबीआई का। और 1935 से लेके 1937 तक, ठीक है, जो हमारे पास जो इसका हेड क्वार्टर था वो कोलकाता था। तो अभी 37 के बाद टिल नाउ जो हमारे पास है, वो कौन है, वो है हमारे पास मुंबई। इतना याद रखना, हेड क्वार्टर। और जो फर्स्ट इंडियन जो हमारे पास, देखो फर्स्ट जो इसके गवर्नर थे वो थे ओ सी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन की बात करें अगर हम, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे हमारे पास आरबीआई के, वो कौन थे जी, डीसी देशमुख जी, ठीक है। और उसके बाद जो 25th गवर्नर है हमारे पास, वो शक्तिकांत दास जी। बस, दिस वॉज ऑल अबाउट आरबीआई। आई होप आपको समझ आ गया होगा आरबीआई के रिलेटेड। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। हाँ, अब याद रखना, हमारे पास लाहौर जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड में, ठीक है। जो लाहौर है जो पाकिस्तान में है, वो जो जो है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड की, ये भी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हमने लास्ट करंट अफेयर में डिस्कस किया था, जो था हमारे पास कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और प्राइम मिनिस्टर जो थे स्पेन के पेड्रो सेंचेज जी, उन्होंने एक इनाग्रेट किया टाटा एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स। किसके लिए, जो हमारे पास C-29 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में, ठीक। जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर स्पेन के जो पेड्रो सेंचेज जी हैं, उन दोनों ने मिलकर इनाग्रेट किया है टाटा एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स। किस चीज़ के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C-295, जो एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। कहाँ पे किया है इसका इनाग्रेशन, वडोदरा गुजरात में। तो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू नवंबर 3 करंट अफेयर्स। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे पास रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, किस कंट्री की गवर्नमेंट ने विल प्रोवाइड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन पब्लिक हॉस्पिटल है। किस कंट्रीज़ ने जो रिसेंटली है, वो जो भी 14 ईयर्स से नीचे हमारे पास चिल्ड्रन हैं, उनके जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसको फ्री किया है, वो नेपाल है। ये याद है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारे पास विपुल कुमार जी हैं, वो जो है वो न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड हुए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो कि 1996 में बना था, ठीक है। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के थ्रू बनी थी, AAI, ओके। अच्छा, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस। देखो, उइघुर एक बेसिकली एक ट्राइब है, एक मुस्लिम ट्राइब है, जो कि चाइना में है, ठीक है। तो चाइना में एक उइघुर ट्राइब है। वर्ल्ड लेवल पे उस उइघुर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बना है, तो वो बने हमारे पास रोशन अब्बास, ठीक है जी। रोशन अब्बास जी बने प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो द बुक ऑफ नो एक बुक है जो रिसेंटली रिटन हुई है, वो किसने लिखी है, ये लिखी है मनोज वी जैन जी ने, ठीक है। ये याद रखना बुक, ये किसने लिखी है। वेयर हैज अ पावर ग्रिड गॉट अ न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट रिसेंटली। मतलब पावर ग्रिड ने एक नया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट रिसेंटली कहाँ पे वेयर हैज पावर ग्रिड गॉट अ न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट रिसेंटली। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो एक नया मिला है भारत को पावर ग्रिड की तरफ से, कहाँ मिला है, वो है हमारे पास गुजरात में एक नया
ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो बना है, एक बना है जो पावर ग्रिड ने अपने अंडर लिया है। ठीक है गाइस, एक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3-4 करंट अफेयर्स और हैं हमारे पास एमसीक्यूज। रिसेंटली इंडिया हैज हैंडेड ओवर सोलर सिस्टम टू रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इच कंट्री। इंडिया ने रिसेंटली एक सोलर सिस्टम जो है वो एक कंट्री को हैंड ओवर किया है फॉर द रिलीजियस पर्पजेस। तो किस कंट्री को दिया है? तो श्रीलंका को इंडिया ने एक सोलर सिस्टम दिया है फॉर द रिलीजियस पर्पजेस। ठीक है, फॉर द रिलीजियस प्लेसेस। तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 25 मेगावाट है। ठीक, एक पहली जो इंडियन वुमेन बनी है, सॉरी इंडियन नहीं है, हु वाज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। पहली वुमेन जिसने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल जीता है वो कौन है? तो जो फर्स्ट इंडियन बनी है हमारे पास, उनका नाम क्या है जी? रचेल गुप्ता जी। ठीक है, जलंधर रेजिडेंट रचेल गुप्ता हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बैंकॉक। जो थाईलैंड में जो कंपटीशन हुआ था, जो रचेल गुप्ता जी हैं जलंधर के पंजाब के, तो वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी हैं जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल जीता है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अवार्डेड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू श्री रविशंकर जी। ठीक है, किस कंट्री ने जो है हाईएस्ट अपना सिविलियन अवार्ड जो श्री रविशंकर जी को दिया है? तो वो है हमारे पास फीजी। देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में खुद में 3-4 क्वेश्चन है कि इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है जो रिसेंटली सुल्तान जौहर कप हुआ है, जूनियर कप हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान जौहर कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है और इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के। ठीक, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल पढ़ा था नेफेड के बारे में। ठीक है, कि नेफेड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रिसेंटली कौन बने हैं? तो हमारे पास जो रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नेफेड के, जिसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका एम होता है कि जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट्स को इन्हांस करना, उनकी मार्केट्स को स्ट्रेंथ करना और उनकी स्टोरेज को स्ट्रेंथ करना। ठीक है, और इनका जो रिसेंटली जो हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं हमारे पास दीपक अग्रवाल। ये रहा उनका फोटो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे करंट अफेयर्स। तो हम नए करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। हम हमारी एक सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे तो आप अगर आप नहीं जानते हो, अगर आपका कोई भी सपना है गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर को देखने में। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।